हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो इसमें देखिए हम लोग हायर एजुकेशन कमीशन का और इसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का जिक्र करेंगे। ये आपका यूजीसी नेट में भी है और अन्य कोई भी आप किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे तो हर जगह आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा ही। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जनसंख्या और संसाधनों के बारे में बात किसने किया था। ठीक, तो माल्थस का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि माल्थस ने लगभग 1766 से 1834 के आसपास उनका टाइम पीरियड माना जाता है। तो ये माल्थस जो है इतिहासकार भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। तो पहली बार इन्होंने ही जनसंख्या वृद्धि और उसके परिवर्तन या सामाजिक आर्थिक परिवर्तन या जनसंख्या का जो संसाधनों के साथ संबंध है या जीवन निर्वाह जो क्षमता है उसकी बात पहली बार माल्थस महोदय ने ही अपने सिद्धांत में कही। ठीक, तो माल्थस ने ये माना था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है यानी जनसंख्या की जो वृद्धि है यह संसाधनों की अपेक्षा बहुत तेज गति से होती है। ठीक, उन्होंने ये माना कि यदि कोई अवरोध ना हो, ठीक, तो जो जनसंख्या है ये क्या होगी, 25 वर्षों में दोगुना हो जाएगी। जबकि यही यदि उनके अनुसार देखा जाए कि 200 वर्षों में जो जनसंख्या की हम लोग बात करें तो 200 वर्षों में जो जनसंख्या है ये 256 गुना बढ़ जाएगी पॉपुलेशन। जबकि यहीं जो जीवन निर्वाह क्षमता है यानी जो संसाधन है इसमें केवल 9 गुना वृद्धि ही होगी। ठीक, तो ये माल्थस का मानना था। तो यानी कि पहली बार जनसंख्या और संसाधनों का जो संबंध बताया था तो वो माल्थस महोदय ने ही बात की थी। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि विश्व में जनसंख्या और संसाधनों के निरूपण के लिए या उनके बीच जो संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था एकरमैन महोदय ने सबसे पहले किया था। ठीक, हमने क्या आपसे बताया कि जनसंख्या और संसाधनों का जो अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे इन्होंने जनसंख्या और संसाधन, जबकि माल्थस ने क्या बताया था कि जनसंख्या जो है वो कितना गुना यानी 25 वर्षों में 2 गुना बढ़ जाएगी। यदि 200 वर्षों की बात करें तो 200 वर्षों में जनसंख्या 256 होगी। और उन्होंने यानी माल्थस ने स्पष्ट रूप से संसाधन की बात नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो जीवन निर्वाह क्षमता है एक प्रकार से जो संसाधन है उसी की बात उन्होंने कही थी। ठीक, यानी जीवन निर्वाह संसाधन के बीच जो संबंध है उसकी बात इन्होंने किया था। यानी कि यदि स्पष्ट रूप से हम लोग देखें तो जो प्रदेशों की बात यहाँ पे चल रही है तो जनसंख्या और संसाधनों के मध्य जो संबंध स्थापित करने का प्रयास एकरमैन ने पहली बार किया। और जनसंख्या संसाधन को इन्होंने मात्रात्मक रूप में मापने में इनमें समस्या हुई। यानी जनसंख्या और संसाधन को आप मात्रात्मक रूप में नहीं माप सकते हैं, हालांकि कुछ हद तक मापा जा सकता है, लेकिन इसमें सफलता प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाई थी। और हालांकि इनका जो ये सिद्धांत था एकरमैन का बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन एकमात्र विद्वान उस टाइम पीरियड के यही रहे जिन्होंने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का विश्व स्तर पर वर्गीकरण किया। एकरमैन ने विश्व के जनसंख्या और संसाधनों के प्रादेशिक विभाजन के लिए इन्होंने 3 मापदंडों का उपयोग किया और इन्हीं 3 मापदंडों के आधार पर इन्होंने एकरमैन ने पूरे जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्णन कर डाला। ठीक, और इन्होंने ये कब किया था, 1970 के आसपास। और जबकि माल्थस ने कब, तो माल्थस का टाइम पीरियड 1766 से लेकर 1834 है। ठीक, यानी कि इसके बहुत समय पहले लगभग 100 वर्ष पहले जो है, कम से कम 100 वर्ष पहले इन्होंने ही माल्थस ने जनसंख्या और जीवन निर्वाह संसाधनों के संबंधों को स्पष्ट किया था। एकरमैन ने क्या किया, जनसंख्या संसाधनों का प्रादेशिक विभाजन किया और 3 मापदंड इन्होंने बनाए। ठीक, कब किया, 1970 में। और इन्होंने मापदंडों में देखिए नंबर 1 जनसंख्या, दूसरे नंबर संसाधन और तीसरे नंबर पे जो उच्च तकनीकी थी। ठीक, तो उच्च तकनीकी को इन्होंने उपयोग किया। और तीनों जो कारक थे इसमें तकनीकी जो कारक यानी टेक्नोलॉजी थी, तकनीकी अवस्था और गुणवत्ता, इसका सर्वाधिक महत्व इसमें था। ठीक, उच्च तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने इसे माना। लेकिन जिन क्षेत्रों में मान लीजिए कि तकनीकी बहुत ज़्यादा विकसित है, ठीक, वहाँ के लोग क्या हो, बहुत धनी हैं, सर्वाधिक धनी हैं। ठीक, जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ जो जनसंख्या और संसाधनों का सामंजस्य है ये अनुकूलतम है। ठीक,
यानी जहाँ बहुत धनी लोग रह रहे हैं वहाँ ये भी ज़रूरी नहीं कि वहाँ जनसंख्या और संसाधन के बीच जो सामंजस्य है वो अनुकूल है, यानी उनका अनुपात जो है एकदम सही है। ठीक, तो इसमें जो है जनसंख्या संसाधन की हम लोग बात कर रहे थे। तो इन्हीं 3 आधारों पे सबसे महत्वपूर्ण इसमें किसे माना था एकरमैन ने? तकनीकी क्षमता को या तकनीकी अवस्था को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना। और इन्हीं 3 कारकों के आधार पर, यानी जनसंख्या, संसाधन और तकनीक में सबसे जो महत्वपूर्ण थी तकनीक थी, इन्हीं 3 कारकों के आधार पर एकरमैन महोदय ने विश्व को 5 संसाधन प्रदेशों में बांटा। और ये 5 संसाधन प्रदेश कौन से हैं? देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा तो पहला तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में किसने डिवाइड किया, तो आप क्या लगाएंगे? एकरमैन। उसके बाद जब डीप जाएगा तब यहाँ से पूछेगा कि किन आधारों पर इन्होंने वर्गीकरण किया या किन मापदंडों का उपयोग किया था, तो आप क्या बताएंगे? जनसंख्या, संसाधन और तकनीकी। ठीक, इन्हीं 3 मापदंडों का उपयोग इसने किया था। किसने किया था? एकरमैन महोदय ने। और 3 मापदंडों के आधार पर इन्होंने 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताए, जिसमें एक यूएसए को बताया, फिर यूरोप को बताया, फिर ब्राज़ील टाइप को बताया, फिर चीन और मिस्र टाइप को बताया, और लास्ट में इन्होंने जो मरुस्थलीय या आर्कटिक क्षेत्र हैं, जो मरुस्थलीय एरियाज हैं, उसको इन्होंने बताया। और इन्हीं 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश में पूरे विश्व का वर्गीकरण एकरमैन महोदय ने कर दिया था। ठीक, तो इसमें आप समझिए कि कौन कौन सा किसमें है। तो ये बेसिकली एक आपका नॉर्मली टाइप इसमें दिया गया है। तो जब डीप प्रश्न बनाएगा तो इसमें प्रश्न ये भी बनाता है कि भारत किस प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश में आएगा, क्या ब्राज़ील में आएगा, मिस्र या चीन में आएगा। ठीक, तो भारत जो है इसमें आ जाएगा, मिस्र और चीन में आ जाएगा। अब देखिए, यूरोप और मिस्र और चीन, इन दोनों के बीच जो है एक चौराहे के रूप में ब्राज़ील खड़ा है, और इसने यदि तकनीकी क्षमता को विकसित किया तो किस में आ जाएगी? यूरोप में आ जाएगी। यदि इसमें और कमी हुई तो कहाँ आ जाएगा? चीन या मिस्र टाइप में आ जाएगा। ठीक, तो वही एक एक करके इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप यूएसए प्रकार की जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है? उसमें प्रजनन क्षमता है, जनन क्षमता या जनसंख्या क्षमता और संसाधन अनुपात यहाँ पे आपका जो है निम्न होता है। किसमें? यूएसए में। यूएसए प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जनन क्षमता है, जनसंख्या क्षमता और संसाधन के बीच जो अनुपात है निम्न होता है, लेकिन तकनीकी उच्च होती है। यूरोप प्रकार के क्षेत्रों में जनसंख्या क्षमता और संसाधन अनुपात दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तकनीकी भी क्या होती है? उच्च होती है। तकनीकी का स्रोत भी हाई लेवल का होता है। ठीक, तीसरा है ब्राज़ील प्रकार की। तो ब्राज़ील प्रकार के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या होता है? ये तकनीकी दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे जनसंख्या संसाधन अनुपात क्या होता है? निम्न होता है। ठीक, इसीलिए इसे ब्राज़ील प्रकार का क्षेत्र कहा जा सकता है। चौथा है मिस्र या चीन प्रकार का। तो तकनीकी दृष्टि से यह क्षेत्र क्या होते हैं? पिछड़े क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे क्या होता है? जनसंख्या और संसाधन का जो अनुपात है ये आपका उच्च होता है। जबकि ब्राज़ील में क्या है? जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न है। यहीं मिस्र और चीन में क्या है? जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च है। और अगला है आर्कटिक जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये तकनीकी रूप से भी पिछड़ा होता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से या संसाधन की दृष्टि से बहुत ही निम्न स्तर का ये एरिया होता है। ठीक, कौन? आर्कटिक मरुस्थल वाला। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया कि खाद्यान्न उत्पादन या संसाधन जो है ये बहुत निम्न स्तर का होता है। तो यहाँ पे एक एक करके आप देख लीजिए। यूएसए की बात हम लोग कर लें तो यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार का जो क्षेत्र है, यहाँ पे संसाधन और जनसंख्या की दृष्टि से ये बहुत ही उत्तम क्षेत्र है। यहाँ पे जनसंख्या क्षमता और संसाधन का जो अनुपात है क्या होता है? दोनों निम्न होते हैं। यहाँ पे संभाव्य संसाधन और ज्ञात संसाधन दोनों ही बड़े स्तर पे होते हैं और बहुत ही विकसित होते हैं। यहाँ पे विकसित तकनीकी और तकनीकी में कार्य करने, यानी जो विकसित तकनीकी है, इस तकनीकी जानकारी के लिए जो वहाँ के मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो इस तकनीकी से विज्ञ हैं, यानी जानकार हैं, और उसमें वो क्या हैं? कार्यकुशल हैं, निपुण हैं। ठीक, उच्च सामाजिक आर्थिक जीवन यहाँ पे होता है। जनसंख्या आकार अपेक्षाकृत क्या होता है? यहाँ पे कम होता है। ठीक, यहाँ पे तीव्र आर्थिक प्रगति देखी जाती है। हालांकि तीव्र आर्थिक प्रगति के कई नुकसान भी हैं। ठीक, और फ़ायदे तो हैं ही तीव्र आर्थिक प्रगति से। जैसे तीव्र आर्थिक प्रगति हो रही तो विकास तो होगा ही, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। ठीक, एक और इसके विकास है, दूसरी ओर नुकसान भी है। हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए यहाँ पे लिखा गया नुकसान है मिट्टी, वन, चारागाह, खनिज या जल, इनका इतना अधिक दोहन हो जाता है कि इस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक, और साथ ही साथ मानव अधिवास भी, उस पर भी भारी क्षति यहाँ पे होती है।
बाह्य संसाधनों का जिस ढंग से यहाँ पे शोषण होता है, बाह्य संसाधन मिट्टी, वन, चारागाह, खनिज, जलापूर्ति, इन पर भी हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। किस वजह से? तीव्र आर्थिक प्रगति की वजह से। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से देश हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो इसमें आपका यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, रूस का कुछ भाग। ठीक, रूस का वह भाग जो विभाजित नहीं हुआ था। ठीक, यानी कि एक तरफ जो आपका यूरोप वाला रूस का पार्ट आ जाएगा तो वो भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक, हालांकि यदि यूएसए की हम लोग 100-200 साल पहले, 100-150 साल पहले की बात करें तो यूएसए में जो वर्तमान स्थिति है इसकी अपेक्षा वहाँ पे ये किस प्रकार की स्थिति में था? ब्राज़ील प्रकार के प्रदेशों के अंतर्गत यूएसए 100-150 साल पहले आता था। ठीक, तो इसमें कौन कौन से एरिया आ गए? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, रूस। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनाएगा, दे देगा कि यूएसए प्रकार के जनसंख्या प्रदेश में कौन सा शामिल किया जाता है। विकल्प आपके पास कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, और डी दे देगा लास्ट ऑप्शन सभी। तो क्या लगाएंगे आप? सभी। ठीक, इसमें देखिए अर्जेंटीना का कुछ पार्ट आता है। अगला देखिए यूरोपीय प्रकार का जनसंख्या संसाधन प्रदेश है। इसमें जो है प्रथम जो क्षेत्र यानी यूएसए की भांति भी इसमें इस क्षेत्र में जनसंख्या संसाधन तकनीकी संबंध तो अच्छा है ही, यानी उच्च है। यहाँ संसाधनों में जीवन यापन प्रदान करने की उच्च क्षमता भी है। ये क्षेत्र विकसित क्षेत्र हैं, बस अंतर इतना है कि इनका क्षेत्रीय विस्तार कम है, इनके संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या इनकी क्या है? विशाल है। ठीक, तो जो यूएसए से थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें? इसका क्षेत्रीय विस्तार कम है, संसाधन यहाँ पे सीमित हैं, जनसंख्या का आकार बड़ा है। और छोटा क्या है? क्षेत्र है। इसमें छोटा क्षेत्र है, छोटे संसाधन हैं, इस आधार पर भारी जनसंख्या का यहाँ पे दबाव होता है और इसी कारण से यहाँ की स्थानिक अर्थव्यवस्था का एक गहन संसाधन उपभोग या उपयोग की अर्थव्यवस्था यहाँ की है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? यूरोप की गहन संसाधन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये शामिल किया जाए। तकनीकी स्तर पर कार्यकुशलता के मामले में यूरोपीय यूएसए से पीछे किसी मामले में नहीं है। धनाढ्य लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक, आयात निर्यात में ये निपुण भी हैं यूरोपीय लोग। आप जानते हैं कि यूरोपीय लोगों के द्वारा ही संपूर्ण विश्व पे उपनिवेशों का सबसे ज़्यादा विस्तार यूरोपीय देशों के द्वारा या यूरोपीय कंट्री के जो लोग थे उन्होंने ही किया था। ठीक, इसमें अनेक यूरोपीय देश शामिल किए जाते हैं। अब देखिए यूरोपीय देश में इसमें कई शामिल किए जाएंगे, जैसे पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के राष्ट्र हैं, रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, यूगोस्लाविया है। इन चारों को छोड़ के सभी आते हैं। ठीक, टर्की है, यूगोस्लाविया है, रोमानिया, बुल्गारिया है, इन चारों को छोड़ के सभी आते हैं। ये सभी जो राष्ट्र हैं ये 2 सदी पूर्व ब्राज़ील प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत इनकी स्थिति थी, यानी ब्राज़ील प्रकार का जो क्षेत्र है उसमें शामिल किया जाता था। इसी में देखिए आपका रूस है, जापान है, इजराइल है। तो इजराइल, रूस, जापान की स्थिति भी वर्तमान में क्या है? यूरोपीय प्रकार के क्षेत्रों में आता है, जबकि चीन, भारत, उत्तरी कोरिया, टर्की, पोर्टोरिको, घाना ये सभी अभी इस श्रेणी में यानी यूरोप वाले में प्रवेश करने की प्रगति में है, लेकिन अभी शामिल नहीं हुए। इसके लिए इनको अभी और तरक्की करनी बाकी है। ठीक, अगला देखिए ब्राज़ील प्रकार का जो क्षेत्र है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो यहाँ से पूछा जाएगा बहुत डीप जाके प्रश्न नहीं पूछता है। इसमें आपसे पूछेगा जनसंख्या संसाधन प्रदेश की संकल्पना किसने दी, कितने प्रदेशों में बांटा? 5, पाँचों का नाम याद होना चाहिए, कौन सा किस में हो ये महत्वपूर्ण है। तो आपने देख लिया यूरोप में कौन आता है, यूएसए में कौन आता है। अब ब्राज़ील वाले में, ब्राज़ील में क्या है, ये तकनीकी स्तर पे ब्राज़ील का उतना विकास है नहीं। ठीक, यहाँ पे जनसंख्या की स्थिरता है। यूरोपीय क्षेत्र और चीनी प्रकार के बीच की स्थिति, यानी ये दोनों के बीच एक चौराहे के रूप में काम करता है, यानी चीनी क्षेत्र या मिस्र वाला जो क्षेत्र है और यूरोपीय क्षेत्र है, इन दोनों के बीच ये एक प्रकार से चौराहे के रूप में काम करता है। जनसंख्या संसाधन का अनुपात यहाँ पे आरामदायक स्थिति में है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, सामाजिक आर्थिक दशा में यहाँ पे धीरे धीरे एक गिरावट देखने को मिलती है। और यदि मान लीजिए कि जनसंख्या संसाधनों का विकास यहाँ पे कर दिया जाए, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इस प्रकार के क्षेत्र में संसाधनों का यदि विकास हुआ तो एक स्थिति ऐसी होगी कि जब ब्राज़ील वाला जो क्षेत्र है ये यूरोपीय प्रकार के क्षेत्रों में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन यहीं पे देखिए आपका क्या है, यहीं पे यदि इसके उलट की स्थिति हो जाए, यानी कि यदि जो संसाधन हैं जनसंख्या संसाधन, यदि मान लीजिए इसका विकास कम हुआ, क्या हुआ, यदि इन जनसंख्या संसाधनों का विकास जो है कम हुआ तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि ऐसी इस अनावरत ऐसे चलती रही तो यह जो ब्राज़ील वाला
टाइप का एरिया है, ये चीन और मिस्र प्रकार के क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाए, जनसंख्या प्रदेशों में आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए ब्राज़ील को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ब्राज़ील प्रकार के क्षेत्रों को, जिसमें नंबर 1 है हिंद चीन क्षेत्र, दूसरा उष्णकटिबंधीय है अफ्रीका क्षेत्र और तीसरा है लैटिन अमेरिका। ठीक, तो हिंद चीन जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है कि उतना विकसित समाज तो है नहीं जिससे समाज का भरण पोषण भी कर सके। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसके विकास में जो बाधा है वह कौन सा बाधा डालता है? सामाजिक और राजनीतिक अवरोध जो है हिंद चीन क्षेत्रों के विकास में बाधा डालता है। वहीं क्या है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की यदि हम लोग बात करें तो यह भौतिक सामाजिक कारकों के अवरोध की वजह से इसका विकास नहीं हो पाया और यह न्यून आबादी वाला क्षेत्र भी है। ठीक, तीसरा है लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में स्पेशली हम लोग दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ब्राज़ील का पठारी क्षेत्र, बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना का जो आंतरिक पार्ट है ये भी इसमें आता है, पराग्वे है। तो ये सभी क्या हैं इस स्तर के क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। हालांकि इसमें क्यूबा भी एकाकी रूप में क्यूबा आ गया, मध्य अमेरिका है। ठीक, भविष्य में यदि इस प्रकार के क्षेत्रों में खनिज तेलों का और खोज हुआ तो ये और ज़्यादा धनी राष्ट्र के रूप में उभर कर आएंगे और ये यूरोप वाले में शामिल होने के कगार पे इनकी स्थिति बन जाएगी, यानी यूरोप वाले क्षेत्र में। ठीक, चौथा है मिस्र और चीन प्रकार का क्षेत्र। तो आप जानते हैं कि मिस्र और चीन प्रकार का जो क्षेत्र है यहाँ पे जनसंख्या संसाधन की दृष्टि से बहुत ही समस्याग्रस्त एरिया है ये। ठीक, यहाँ पे जनसंख्या और भूमि संतुलन बहुत ही अधिक समस्या परक है। अत्यंत सघन जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है और जनसंख्या विकास दर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीव्र है और यहाँ अधिकतर जो है दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूलतः यहाँ के लोग कृषि कार्य करते हैं जो दोमट मिट्टी में और अधिक ज़्यादा उपजाऊ होती है इनकी अपेक्षा और इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को ये उगा पाते हैं। ठीक, तो अधिकतम जनसंख्या जो मिस्र या चीन प्रकार के क्षेत्र है जनसंख्या संसाधन प्रदेश हैं, इसमें अधिकतम जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न होती है। उसके बाद देखिए अब चूँकि इनका जो विकास है वो इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ के लोग इनका जो सामाजिक विकास का स्तर क्या निम्न है, अशिक्षा यहाँ पे व्यापक स्तर पे है। ठीक, और इसीलिए यहाँ के लोगों का जो एटीट्यूड है यानी जो प्रवृत्ति है वो रूढ़िवादी है। विकास के प्रति उनकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है, नकारात्मक होती है और यहीं पे इसीलिए ये मानव जीवन केवल जीवन निर्वाह तक ही सिमट कर रह गया है। यानी कि केवल ये करते हैं कि चलो भैया अपना पेट पाल लो, यानी खुद खाने के लिए व्यवस्था हो जाए, बस उतने काफ़ी, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। ठीक, अक्सर आप गांव में सुनते हैं कि हमें शाम का या सुबह की भोजन की व्यवस्था हो जाए, बस हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो यही चीज़ें क्या होती हैं, यही मानसिकता जो है विकास में बाधा होती है और सभी ऐसे सोचने लगें तो स्थिति और ज़्यादा नाजुक हो जाएगी। विश्व के सभी महाद्वीपों में इस प्रकार के क्षेत्र आते हैं। ठीक, यानी कि जो मिस्र या चीन प्रकार का क्षेत्र है विश्व के सभी देशों में ये पाया जाता है। यदि इसमें हम लोग अलग अलग महाद्वीपों की बात करें तो अफ्रीका में मिस्र है, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, यहाँ पे ये क्षेत्र हैं। दक्षिणी यूरोप में आपका दक्षिणी इटली हो गया, सिसिली है, सरडीना है, यूनान है, अल्बानिया है, ग्वाटेमाला है, सल्वाडोर है, ये इसमें आते हैं। किसमें? मिस्र और चीन वाले क्षेत्र में। एशिया में देखिए भारत है, पाक है, नेपाल है, कोरिया है, लेबनान है, साइप्रस है, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन। अब आपसे यहीं से प्रश्न बनाता है कि भारत जो है किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश में आ जाएगा, तो मिस्र वाले में आएगा। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए आर्कटिक मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं पूरे धरातल पे, वो सब इसमें आ जाएंगे। अब चूँकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आबादी जो है शून्य होती है और यहाँ पे संसाधन नहीं होता है, तो इसलिए आकर्षण का यानी जनसंख्या आकर्षण का कोई क्षेत्र यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ की स्थिति क्या है, एकाकी होती है। यहाँ पे जलवायु बहुत ही शीतल होती है और संसाधन संभावना अधिकतम होती है लेकिन उत्पादन ना के बराबर। यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि अंटार्कटिका पे इतनी मोटी बर्फ़ की परत जमी हुई है कि उसके नीचे जो संसाधन है वो भी उसकी खुदाई भी नहीं हो पाती है। ठीक, तो उत्पादन न के बराबर है, संसाधन पर्याप्तता है, संभावनाएं हैं लेकिन उत्पादन न के बराबर है, तो हमारे लिए क्या है वो उपयोगी नहीं है। ठीक, इसमें क्षेत्रों की बात करें तो अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया वाला क्षेत्र हो गया, पेरू, चिली, पैटागोनिया का मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी अफ्रीका का मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसमें देखिए पेरू, चिली, पैटागोनिया का मरुस्थलीय क्षेत्र है, अर्जेंटीना का आंतरिक पार्ट है। ठीक,
पश्चिम अफ्रीका के मरुस्थल भी इसी में शामिल किए जाते हैं, किसमें, आर्कटिक मरुस्थल प्रकार के क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। ठीक, तो ये टोटल हो गया जनसंख्या संसाधन प्रदेश। तो जनसंख्या संसाधन प्रदेश को किसने दिया है, करमैन ने दिया। किन मापदंडों पे इन्होंने 3 मापदंडों को अपनाया, जनसंख्या संसाधन और तकनीकी, सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी को माना। इन्हीं 3 मापदंडों के आधार पर 5 प्रकारों को बताया, जिसमें यूएसए प्रकार का क्षेत्र, यूरोप प्रकार का क्षेत्र, ब्राज़ील प्रकार का क्षेत्र और मिस्र और चीन प्रकार का क्षेत्र। और सबसे अंतिम इन्होंने बताया आर्कटिक मरुस्थल क्षेत्र, जिसमें भारत को मिस्र में शामिल किया गया है, या चीन वाले क्षेत्रों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, लगभग एशिया के सभी देश आपके मिस्र या चीन वाले में शामिल किए गए हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।